हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे और सर्किल में मैं कुछ चीज़ें पढ़ा चुका था। उनको मैं एक बार आप लोगों के लिए रिवाइज करवाता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं सर्किल की, और सर्किल को ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अपने पास सबसे पहले मैंने बताया था, इसका बेसिक कुछ पॉइंट बताए थे। उसके बाद मैंने सिखाने की कोशिश की थी कि किसी भी आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल इक्वल होते हैं। पहली बात मैंने ये बताई थी, आर्क से रिलेटेड अपने पास पॉइंट थे, और मैंने कहा था कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। ये कोण अगर थीटा है तो ये अपने पास 2 थीटा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल इक्वल होते हैं। जो चीज़ें मैं पढ़ाकर चला गया हूँ सर्किल में, वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ से डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल अपने पास होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण अपने पास होता है। ये लीजिए, ये 3 पॉइंट सबसे पहले अपने पास आर्क से रिलेटेड थे। उम्मीद है आपको याद होगा। दूसरा मैंने आपको फिर कोड से रिलेटेड बताया था कि कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है। यदि अपने पास इस प्रकार से हो, इक्वल कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। फिर मैंने कहा था कि दो कोड्स जिनका ओरिजिन पॉइंट अगर एक ही हो और वो दोनों अगर बराबर हैं, ए बी बराबर है ए सी के, तो पॉइंट ए को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर अपने पास होती है। फिर मैंने आप लोगों को कहा था दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, इस प्रकार से भी तो अंदर इंटरसेक्ट करेंगी, इस प्रकार से भी तो बाहर, आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों ही कंडीशन में पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू अपने पास पी डी के। और अगर कभी भी अपने पास एक लाइन सिर्फ टच करे तो इसको हम लोग यहाँ पर पी टी, तो और ये ए और बी अगर हो, ए और बी अगर हो तो अब की बार लिखते हैं पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी हम लोग लिखेंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये चीज हमें याद है। दूसरा 6 नंबर पॉइंट जो अपने पास था, लास्ट 6 पॉइंट इसमें पढ़ाए थे कि इनके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स है और इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर वाई है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर बना एंगल दोनों के सम का आधा होता है। और ऐसा ही अगर बाहर की तरफ अपने पास हो तो यहाँ पर बना जो एंगल अपने पास होता है वो दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। यहाँ पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का आधा अपने पास होगा। इतनी बातें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। हाँ और ना बताइए कि आपको इतनी बात याद है क्या? यहाँ तक की सर्किल हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम लोग आगे की चीजें पढ़ने की शुरुआत करेंगे। पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को यहाँ तक के जो पॉइंट अपने पास थे वो मैं आपको समझा चुका था। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ अब। और आगे अब मैं आप लोगों को टेंजेंट की जो थ्योरी है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। स्पर्श रेखा के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आज की क्लास में सबसे पहले। और स्पर्श रेखा से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मिसलेनियस पॉइंट हैं उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, याद रखना आप लोग, किसी भी अपने पास पहला
रेडियस व टेंजेंट के बीच अपने पास किसी एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। अगर सर्किल के ऐसी कोई भी लाइन जो सर्किल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके जाए उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा। और टेंजेंट व स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं। और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा होता है 90 डिग्री। उससे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए कि अपने पास एक पॉइंट सर्किल से बाहर है, एक पॉइंट जो है वो सर्किल के बाहर अगर स्थित है तो उससे कितनी टेंजेंट्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो बताइए। अगर एक पॉइंट सर्किल से बाहर अगर है तो उस पर इस पॉइंट से मान लो ये पॉइंट पी है, इससे कितनी टेंजेंट्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो आप लोग कहोगे सर इससे मैं दो जो हैं वो टेंजेंट जो है वो मैं ड्रॉ कर सकता हूं। ये लीजिए, कोई भी पॉइंट सर्किल के ऊपर अगर है तो कोई भी पॉइंट सर्किल के ऊपर अगर है तो वहां से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और कोई भी पॉइंट सर्किल के अंदर अगर है तो उससे आप लोग जीरो यहां से, अगर पॉइंट बाहर है तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, सर्किल के ऊपर है तो एक ड्रॉ कर पाओगे, और सर्किल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। अब बात यह है कि अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री क्यों। लास्ट वाला शुभम बहुत आसान है, सिर्फ आपको इतनी सी लाइन खींचनी है। आपको नहीं समझ में आए तो थ्योरी में सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक बच्चा जैसे पूछ रहा है कि सर लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए, प्रूव कर दीजिए। ये बहुत आसान है, ये वाला जो अपने पास होता है। तो जो पॉइंट आप नहीं कर पाओ तो उसको याद कर लीजिए। अब जो पॉइंट अगर कोई नहीं भी हो पाए तो उसको याद कर लो। अब चीजें याद करेंगे हम लोग, क्योंकि वहां काम तो याद ही आना है। फिर भी आपको लगे कि मुझे तो नहीं सर करना ही करना है, तो फिर आप लोगों को थ्योरी में ये चीजें दी हुई हैं, वहां से आप देख सकते हो। एक एक्स है और एक अपने पास वाई है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको मिलाऊंगा, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा आसान अपने पास हैं। अब आपको ये खुद को करने की कोशिश करनी है भाई। ये मैं यहाँ पर बता, ये अपने पास एंगल अगर एक्स है, ये वाला कोण मुझे निकालना था, ये थीटा मान लो। ये अगर सेंटर पर एक्स है तो इसी के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या अपने पास x/2 होगा क्या। इस आर्क द्वारा सेंटर पर अगर y है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या y/2 ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल। इस आर्क द्वारा सेंटर पर अगर y है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल y/2 होगा। तो बताइए अपने पास एक्सटीरियर एंगल ये रहा। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर y/2 प्लस थीटा के बराबर हुआ। तो थीटा किसके बराबर होगा, तो x/2 माइनस y/2। तो आप लोग अगर चाहोगे तो मैं तो आपको 10 सेकंड में वो बता ही दूंगा तुरंत, लेकिन आपका दिमाग फिर चलना कैसे ही शुरू होगा। इसके लिए आप लोग इन चीजों को याद रखिए कि कुछ चीजें अब आप लोगों को रटनी पड़ेंगी, अब याद करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। बताओ ठीक है क्या। हाँ बिल्कुल शिवानी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो शुभम ये क्वेश्चन जो अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कुछ मैं प्रूव कर रहा हूँ, कुछ मैं नहीं करूंगा। तो जो नहीं प्रूव कर रहा हूँ वो आप खुद सोल्व करने की कोशिश करो भाई। चलिए अब हम लोग इस पर हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं या मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे बताइए रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री क्यों। पहला पॉइंट पर हम लोग हैं, फिर दूसरे पर आएंगे। पहला पॉइंट ये है कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री क्यों होता है, बताइए मुझे। हाँ रकीब रहमान, अगर आप यहाँ पर क्या करना आपको, ये ओनली लास्ट रिजल्ट याद रखिए और पहले वाली चीजें जो मैं समझाता हूँ उसको समझते चलिए, बस इतना ही करना है, क्योंकि हमें कंपटीशन ही तो क्लियर करना है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, क्योंकि हमारे पास यहाँ से ये कोई भी लाइन अगर ड्रॉ की जाए और ये अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ से कोई पूछे कि बताओ इस पॉइंट की और लाइन की डिस्टेंस कितनी है,
मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे कि पॉइंट की और लाइन की डिस्टेंस कितनी है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, रे अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो पूछता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों से पूछता है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट होगी, और जो शॉर्टेस्ट है वो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि उसके बाद अगर कोई और डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड आउट की, तो यहां से ध्यान रखना, फिर तो पाइथागोरस थ्योरम लगकर ये वाली साइड जो होगी वो इससे बड़ी हमेशा आएगी। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो ये तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगी। यानी कि यहां से मिनिमम जो डिस्टेंस अपने पास होती है वो अपने पास हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यदि परपेंडिकुलर होगी तो मिनिमम होगी, और मिनिमम है तो परपेंडिकुलर होगी। तो इससे हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, क्या अपने पास इस पॉइंट के बीच और यहां से सेंटर के बीच क्या मिनिमम डिस्टेंस आ रही होनी है क्या? क्योंकि टेंजेंट जो होती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर जाकर अपने पास टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट पर टेंजेंट जो अपने पास होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करेगी, ध्यान रखना। ये तो मैं यहाँ पर, क्योंकि पेन का थोड़ा सा अपने पास अपनी थिकनेस होती है, इस सर्किल की भी अपनी थिकनेस है, तो आपको लगता है कि ये यहाँ से यहाँ तक टच कर रही है सर, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके जाती है, ध्यान रखना, ये सिर्फ एक पॉइंट को। तो जब भी अपने पास यहां से एक पॉइंट को अगर टच करेगी, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो बिल्कुल ठीक है आर होगा, इसके अलावा जहां पर भी आप लोग इस लाइन को मिलाओगे क्या आर प्लस समथिंग होगा? बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? जहां पर भी ज्वाइन करवाओगे आप लोग, ये आप खुद भी समझ सकते हो इस चीज को, तो बिल्कुल सर एक ही पॉइंट को टच कर रही है, तो एकदम नजदीक भी अगर आप लोग मिला लोगे तो आर प्लस समथिंग अपने पास होना है, और नजदीक भी मिला लोगे तो बिल्कुल सर आर प्लस समथिंग होगा। तो क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है मिनिमम डिस्टेंस क्या यही होगी क्या? और मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाता है एक पॉइंट, पहला पॉइंट टेंजेंट से रिलेटेड। दूसरा, अपने पास बाहर से खींची गई दोनों जो टेंजेंट्स अपने पास होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं, याद रखिए। सर्किल के बाहर से खींची गई दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर होगी। पी ए बराबर पी बी क्यों होगा, चलिए प्रूव कीजिए। सर्किल के बाहर से खींची गई दोनों टेंजेंट्स की लेंथ अपने पास इक्वल होती हैं, पी ए बराबर होता है पी बी के, क्यों होता है, चलिए प्रूव कीजिए। तो यहां से अपने पास ध्यान रखना, कैसे कर पाएंगे सर, मैं समझाता हूं आपको। अभी भी सर आपने बताया रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। रेडियस हमेशा अपने पास इक्वल होती है ही, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या दोनों ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री अपने पास है, ध्यान से समझिए। एक अपने पास राइट एंगल है, 90 डिग्री तो है ही, सामने हाइपोटेनस कॉमन होने के कारण बराबर है, और एक साइड बराबर हो गई, तो आरएचएस से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं क्या? और एक बार अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो फिर आपको याद होगा उनका सब कुछ बराबर होता है। पी ए बराबर अपने पास पी बी होगा, ये पी से ए तक और ये पी से बी तक, तो पी ए बराबर पी बी क्यों हुआ? क्या अब तो सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या, बताओ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट जो अपने पास है, देखिए ध्यान से समझना। 3 नंबर, 3 नंबर पॉइंट इसमें है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमें क्या कहती है? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमें कहती है
कि टेंजेंट व कोड के बीच बना एंगल, और ये एक ही थ्योरम में ध्यान रखना, टेंजेंट व कोड के बीच, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। टेंजेंट व कोड के बीच बना कोण अगर थीटा है तो इस साइड कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा ही होगा, याद रखिए। टेंजेंट व कोड के बीच बना एंगल अपने पास इस कोड द्वारा ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल्स के बराबर होगा, ध्यान रखना। ये चीज याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। टेंजेंट व कोड के बीच बना एंगल कोड द्वारा ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब विपरीत साइड बना जो कोण होता है, वो अपने पास यहाँ पर ये कोण अगर थीटा है तो ये इस साइड कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा, ये आप लोग याद रखिए। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। यहाँ पर सर ऐसा होता क्यों है, पहली बात तो इस पर हम लोग बात करते हैं कि सर ऐसा हो क्यों गया कि ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो मुझे प्रूव करना है कि इसके द्वारा इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। मुझे बताओ, ये रेडियस व टेंजेंट के बीच बड़ा आसान है, देखने में शुरुआत में चीजें अजीब लगती हैं, लेकिन एक बार अगर करना शुरू करोगे तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये अपने पास आसान होती हैं। मैं क्या बता रहा हूँ नैतिक, मैं बार 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 सुशील भारद्वाज, मैं 3-4 बार बोलूंगा, धीरे धीरे सुनना इनको। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि टेंजेंट व कोड के बीच बना कोण अगर थीटा है तो कोड द्वारा ऑल्टरनेट सेगमेंट इसको बोलते हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। ये कोण अगर 10 डिग्री है तो इस कोड द्वारा इधर कहीं भी कोण बने वो 10 डिग्री होगा। हमारा पॉइंट ये है कि ये जो एंगल अगर अपने पास 10 डिग्री है तो ये इधर कहीं भी कोण बनाए वो हमेशा 10 डिग्री ही होगा। विपरीत साइड इसके कहीं भी कोण बनाए वो 10 डिग्री ही होगा। ये है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यहां पर अपने पास यहां से ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अपने पास ये कहती है टेंजेंट व कोड के बीच बना एंगल कोड द्वारा ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के बराबर होता है। तो आप समझना कि क्यों होता है। ये पूरा कोण अगर अपने पास 90 डिग्री है और ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा होगा, बताइए ठीक है क्या। हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या। और ये 90 माइनस थीटा अगर है तो रेडियस तो बराबर होती हैं, रेडियस तो बराबर होती हैं, तो ये भी कितना है 90 माइनस थीटा अपने पास होगा। 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, तो मुझे बताओ एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों को ऐड करोगे तो क्या 180 माइनस 2 थीटा हो गया है क्या। और ये 180 माइनस 2 थीटा हो गया है, तो ये कोण अगर 2 थीटा है तो इधर कहीं भी कोण बने वो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ से आधा ही होता है क्या। 2 थीटा है तो ये कोण अपने पास थीटा होगा। तो ये थीटा क्यों हुआ बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मैं फिर 90 माइनस थीटा कैसे, एक कोण थीटा है और पूरा कोण 90 है, एक कोण थीटा है और कंप्लीट दोनों का सम है 90, तो दूसरा कोण कितना बचेगा ये हमें वहां पर सोचना पड़ेगा। देखिए एक बार मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे के कि प्रत्येक बच्चे को कि यहाँ पर अगर ये वाला एंगल एक्स है, ये तो होती है टेंजेंट और ये है अपने पास कोड, तो टेंजेंट व कोड के बीच बना एंगल अगर एक्स है तो इधर कहीं भी कोण बने इस साइड वो हमेशा अपने पास एक्स होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। मैं फिर बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। ये अपने पास इधर वाला एंगल अगर y है, ये वाला एंगल अगर y है तो इधर विपरीत साइड, अब टेंजेंट है और कोड है इसके बीच बना एंगल अगर y है तो कोड द्वारा ऑल्टरनेट सेगमेंट में विपरीत साइड कहीं भी कोण बने वो हमेशा अपने पास y होगा। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश
कर रहा हूं कि ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या है, विपरीत साइड बना एंगल अपने पास y होगा। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ी चीजों पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग सुनिए। तो यहां पर एक बार मैं फिर समझाता हूं, देखिए ये जो अपने पास है, यहाँ पर ध्यान रखना भाई, जो भी बच्चा प्रैक्टिस बैच में है, मुझे पिछले 2-3 दिन से वायरल था, गला भी खराब हो गया वायरल के कारण, तो आज मैं मॉर्निंग की तो क्लास ले रहा हूँ। इवनिंग की क्लास जो हमारी बैंक की और वो जो क्लास होगी वो आज आज और नहीं हो पाएगी, क्योंकि मॉर्निंग में आज थोड़ा सा मैं ठीक फील कर रहा हूँ तो आपकी क्लास ले पा रहा हूँ। इवनिंग की क्लास प्रैक्टिस बैच और जो दूसरी क्लास है वो आज भी अपने पास नहीं हो पाएगी, उसको कल से फिर हम लोग थोड़ा सा और रेस्ट करके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? जो भी बच्चे इवनिंग में हैं तो वो परेशान मत होना, कल से उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आज आज और नहीं ले पाऊंगा मैं। यहाँ पर ध्यान से, अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला जो अपने पास है, ये कोण अगर थीटा अपने पास है तो इसके विपरीत साइड इधर कहीं भी कोण बने, विपरीत साइड इस साइड कहीं भी अपने पास कोण बने तो वो अपने पास थीटा ही होगा, याद रखिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं नहीं सागर, अभी सुबह मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सुबह थोड़ी एनर्जी है, तो सुबह की क्लासेस अब ज़्यादा वो भी करना ठीक नहीं रहता कि छुट्टी लेना भी थोड़ा सा सही नहीं लगता, क्योंकि बच्चे वेट करते रहते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा मैं ठीक फील करता हूँ तो क्लास ले लेता हूँ। इवनिंग की क्लास क्या है कि आज आज और नहीं लेंगे तो कल और अच्छे से पूरी एनर्जी, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि आज क्लास में थोड़ी सी एनर्जी कम है, ऐसा जरूर फील हो रहा होगा आपको, तो थोड़ा होगा भाई, 1-2 दिन हो सकता है। देखिए ध्यान से समझिए आप लोग, ये मैं आपको अलग अलग जब क्वेश्चन में मैंने लिया, अलग अलग जब डायग्राम मैंने बनाया, एक जगह एक्स मैंने ले लिया और दूसरी जगह मैंने वाई ले लिया। अगर मैं एक ही डायग्राम में बनाना चाहूं तो इधर वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण मुझे बताइए क्या 180 माइनस थीटा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये 180 माइनस थीटा होगा, और ये 180 माइनस थीटा अगर है तो यहाँ पर बना जो कोण होगा विपरीत साइड इधर, ये वाला जो कोण होगा इसके द्वारा विपरीत साइड बना कोण, क्या ये भी 180 माइनस थीटा होगा? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोग समझ पाए हैं, इधर वाला कोण अगर थीटा, एक में एक्स और वाई दो अलग अलग डायग्राम मैंने ले लिए थे, एक ही डायग्राम में अगर मैं बनाना चाहूं तो थीटा और 180 माइनस थीटा। शुभम कह रहे हैं सर मेरा प्रैक्टिस बैच एक्सपायर होने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम है प्लीज। शुभम नहीं होगा, वो किसी का एक्सपायर नहीं होगा, वो तो आपका जब तक प्री नहीं हो जाता ना, एसएससी सीजीएल प्री तक वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो एक्सपायर नहीं होगा भाई। तो ये अपने पास P है, ये मान लो Q है, ये R है और ये अपने पास S है। तो क्या अपने पास P, Q, R और S, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या P, Q, R और S जो है वो क्या एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है क्या, एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? बताना मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने हर चीज को, जैसा मैं बार बार बताता हूँ, स्पेशल नाम दे रखा है। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोण 90 डिग्री हो और चारों साइड बराबर हो उसको हमने स्क्वायर नाम दे दिया। ऐसे ही ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर अगर हो तो उसका नाम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों होता है ये मैंने पहले प्रूव कर दिया।
थीटा और ये हो गया 180 माइनस थीटा। तो मुझे बताइए इससे ये कट गया तो इन दोनों का सम क्या 180 डिग्री आ गया है क्या? इसका और इसका सम 180 डिग्री आ गया है। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉइंट बताते हैं उसके बाद प्रूव करते हैं। कभी कभार चीजों को पहले प्रूव कर लेते हैं और फिर पॉइंट समझते हैं कि ये है क्या। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हैं तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटल बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? साइक्लिक क्वाड्रेटल के, एक क्वाड्रेटल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर अगर हो तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटल बोलते हैं। और क्या आपको ये बात समझ में आई है क्या कि साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल्स का सम, अपने पास एंगल एस प्लस एंगल क्यू देखिए 180 है, एंगल एस प्लस अपने पास यहां पर प्लस एंगल क्यू। और आपको अगर याद हो तो मैंने ट्रायंगल में भी एक दो जगह ये चीजें काम में ली थी और मैंने कहा था कि जब भी अपने पास यहाँ पर सर्किल आएगा तब मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, घबराने की जरूरत है नहीं। साइक्लिक क्वाड्रेटल या इसको चक्रीय चतुर्भुज हम लोग बोलते हैं, याद रखना। तो अपने पास एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उनमें से दो का सम अगर 180 डिग्री आ गया है तो मुझे बताइए बचे हुए दोनों एंगल्स का जो सम अपने पास होगा वो भी क्या अपने पास 180 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 180 डिग्री होगा। ये चीज बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसमें से दो का सम अगर 180 डिग्री है तो बचे हुए दो का सम भी क्या 180 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। यहाँ पर एक रिजल्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो अभी एक चीज आप लोग उससे पहले ये भी ध्यान रखना, ये जो है उल्टे तरीके से भी ठीक है। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर होंगे। अगर किसी भी क्वाड्रेट के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हैं तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। और अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो अपने पास एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। दोनों तरफ से ठीक है। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। जैसे मैं कहूं कि बताओ अपने पास ये जो है इनका सम 180 डिग्री है, इन दो का सम जोड़ के देखा तो 180 है, तो क्या एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे क्या? जरूर होंगे, सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। और सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हैं तो अपने पास वहां पर 180 डिग्री होगा। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं, मान लो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ मुझे देखकर बताना, क्या ए ओ, मान लो ये मुझे बताओ इस डायग्राम में ओ ए पी और बी साइक्लिक क्वाड्रेटल है या नहीं है? ओ ए पी और बी क्या साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं है, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं। ओ ए पी और बी साइक्लिक क्वाड्रेटल है या नहीं है, ये बात बताइए। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ है। तो ध्यान रखना साइक्लिक क्वाड्रेटल की पहचान ये नहीं होती कि सर्किल की सरकमफ्रेंस पर, दो चीजों से चेक होता है। एक तो ये चेक होता है कि चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हैं क्या, तो आप कहोगे सर नहीं है। तो दूसरा पॉइंट भी चेक करो कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। देखिए 90 ये रहा, 90 ये रहा, तो 90 और 90 अगर है तो ये अपने पास 180 होते ही बचे हुए दोनों एंगल का सम भी 180 होगा। और आप लोग जरूर एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका मतलब ओ ए पी और बी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल पहचानने के दो तरीके अपने पास हैं, या तो सर्किल की सरकमफ्रेंस पर दिख जाए या अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री दिख जाए, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहां से दूसरी बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आया तो नहीं है लेकिन याद आप लोग भी रखना, एक आधा क्वेश्चन भी कर लेंगे। इससे दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट का सम पी आर इंटू अपने पास एस क्यू, पी आर इंटू एस क्यू, इसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट, अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट
पी क्यू इंटू एस आर, पी क्यू इंटू एस आर प्लस पी एस इंटू आर क्यू, पी एस इंटू आर क्यू। ये लीजिए, ये अपने पास इसके बराबर होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? पी आर इंटू एस क्यू, पी आर इंटू एस क्यू बराबर पी क्यू इंटू एस आर। दोनों डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होता है ना, अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट और अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। इस चीज को आप लोग रट लेना, इस चीज को आप लोग याद कर लेना सभी लोग। ये था अपने पास अब तक टोटल, मैं आपको 13 पॉइंट्स पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले 3 पॉइंट थे आर्क से रिलेटेड, ध्यान रखना। फिर अपने पास 6 पॉइंट थे कोड से रिलेटेड, और फिर 4 पॉइंट मैंने बता दिए हैं टेंजेंट से रिलेटेड, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगले 6 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अपने पास मिसलेनियस पॉइंट हैं। उसके बाद सर्किल के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सर्किल वहां पर अब खत्म हो जाएगा। तो ये 6 पॉइंट मैं बताने, और प्रत्येक में 2-2 पॉइंट होंगे। कुछ को मैं प्रूव करवाऊंगा, कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा कि भाई आप लोग चाहो तो कर लेना, या चाहो तो उनको रट लेना। तो एक एक चीज पर हम लोग आते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो अब हमने हमने अपने पास अब ये जो 6 या 7 जितने भी पॉइंट हैं, मैं मेरी तरफ से सारे बताता हूँ कर। उसमें 2-2 पॉइंट होंगे, फर्स्ट भी अपने पास होगा और सेकंड भी अपने पास होगा। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि अपने पास यहां से ये जो अपने पास है, किसी भी क्वाड्रेटल के चारों अगर साइड सर्किल की सरकमफ्रेंस को टच करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंटिकल क्वाड्रेटल या स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। और स्पर्श रेखीय जो चतुर्भुज अपने पास होता है, देखिए चारों वर्टेक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? चारों वर्टेक्स अगर टच करें अंदर की तरफ, चारों वर्टेक्स अगर टच करें, तो वो अपने पास होता है टेंजेंटिक, अपने पास साइक्लिक क्वाड्रेटल। और चारों साइड्स अगर टच कर रही हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंटिकल क्वाड्रेटल, स्पर्श रेखीय चतुर्भुज, क्योंकि चारों साइड्स स्पर्श रेखा का काम कर रही हैं। तो ध्यान रखना, इससे रिलेटेड अपने पास 2 थ्योरम है। और पहली ये है कि अपोजिट साइड्स का सम ए बी प्लस सी डी, और अपोजिट साइड्स का सम बी सी प्लस ए डी। अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। और दूसरा, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल, ये अगर x है और ये अगर y है, ये इनका सेंटर है, तो एंगल x प्लस एंगल y का सम अपने पास 180 डिग्री होता है। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ये तो अपने पास यहाँ पर एंगल तो बराबर होने चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो तब बनते हैं जब स्ट्रेट लाइन होती है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो हमने इसके चारों वर्टेक्स को सर्कल के सेंटर से मिलाया, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक्स और एक्स, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। ये तो हम लोगों ने क्या किया है, चारों के सेंटर्स को हम लोगों ने ज्वाइन करवाया है यहाँ पर। ध्यान रखना, चारों के वर्टेक्स को सेंटर से हम लोग ज्वाइन करवा रहे हैं, तो वहां पर बना जो एंगल होगा उनका सम अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होगा। बताओ ठीक है क्या? अब बात है कि सर ये क्यों होता है ऐसे। देखिए, आप लोग यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको इस प्रकार से अगर हम लोग मिला दें, इसको अगर ज्वाइन करवा दें इससे, तो ये जो अपने पास रेडियस व टेंजेंट नाम दे दे, पी है, क्यू, आर और एस। मुझे एक बात बताइए, क्या एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है क्या? एपी किसके बराबर होगा मुझे बताइए। तो आपको सर ए क्यू की आज शुरुआत यहीं से की थी आज की क्लास की। एक ही जगह से डालेगी, दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। ऐसे ही मुझे बताओ, बीपी क्या बीएस के बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एकदम सही लिख रहे हो। ऐसे ही मुझे बताओ, डी आर क्या डी क्यू के बराबर होगा क्या?
डी आर जो अपने पास है वो डी क्यू के बराबर होगा और सी आर सी एस के बराबर होगा। सी आर किसके बराबर होगा? सी एस के बराबर होगा। अब अगर आप लोग इन चारों को ऐड कर देते हो, ध्यान से समझना, इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं, एपी प्लस बीपी की जगह क्या लिख सकते हो? एपी प्लस बीपी की जगह इन दोनों का सम करके एबी लिख सकते हो। डी आर प्लस सी आर की जगह मुझे बताओ, डी आर प्लस सी आर की जगह क्या सी डी लिख पाओगे क्या? ऐसी ए क्यू प्लस डी क्यू की जगह इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हो बताओ? एडी लिख सकते हो। और बी एस प्लस सी एस की जगह क्या लिख सकते हो? बी सी लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट आता कहां से है बताओ? सब लोग समझ पाए हो क्या? कहां से, कैसे, क्यों आया, ये बात बताओ सब लोग, आप लोग समझ पाए हैं क्या? सर ये दूसरा कैसे आता है ये भी बता दो। मुझे बताओ यहां पर बना एंगल अगर मैं मानू 1 नंबर 2, ये जो एंगल हैं इनको अगर नाम दूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो बताओ इन सभी का जो सम अपने पास होगा, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इनका सम किसी पॉइंट पर बना एंगल क्या 360 डिग्री होता है बताओ? ठीक है क्या? एक पॉइंट पर बना जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 360 डिग्री होगा, बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ठीक है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। रेडियस अपने पास दोनों इक्वल हैं ही, रेडियस इक्वल हैं, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो बताओ एस 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 से के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या 2 = 3 होगा क्या? एंगल 1 बिल्कुल ठीक है, एंगल 2 भी ठीक है, और 3 की जगह क्या मैं 2 लिख सकता हूं बताओ? ठीक है क्या? 3 की जगह हम लोग 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बताओ? समझ पाए हो क्या? मैं फिर समझाता हूं। ए की जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, रेडियस हमेशा बराबर होनी है ही, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो एंगल 4 की जगह क्या एंगल 5 लिखा जा सकता है क्या? 6 ऐसे कैसा पड़ा रहने दो। ऐसे 7 की जगह आप लोग कितना लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर 7 की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ। और एंगल 8 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? सेम इस कॉन्सेप्ट से सर मैं 8 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ, बराबर 360 डिग्री। देखिए 2 बार 1 आ गया है, 2 बार 2 आ गया है, 2 बार 5 और 2 बार अपने पास 6। तो मुझे बताइए, दो अगर कॉमन लेकर, 2 बार 1 है, 2 बार 2 है, 2 बार 5 है और 2 बार 6 है, बराबर अपने पास 360/2। तो आंसर कितने डिग्री आ गया है? 180 डिग्री, ये अपने पास आंसर आ गया है। दूसरा यही तो प्रूव करना था, 1 और 2 और 5 और 6, इसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, 1 और 2 को मैं एक्स बोल रहा हूँ, और 5 और 6 को मैं वाई बोल रहा हूँ। दोनों का सम 180 डिग्री। बताओ कहाँ से, कैसे, क्यों प्रूव हो गया बताओ? ठीक है क्या? आगे बढ़े तो ये पहले पॉइंट के 2 पॉइंट अपने पास थे, ऐसे ही मैं आप लोगों को पॉइंट समझाता रहूंगा। नेक्स्ट बी जो पॉइंट अपने पास है, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास यहां पर दो टाइप की अपने पास यहां पर टेंजेंट होती हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर कभी भी अपने पास दो सर्कल जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इस प्रकार से अगर हो, तो इससे कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं? तो आप कहोगे सर इससे 4 टेंजेंट आप खींच सकते हो। अपने पास दो तो ये रही, और दो अपने पास ये रही। ये इस प्रकार से
होती चार हैं लेकिन दो टाइप की अपने पास होती हैं। ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली जो होती है इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा। और ये जो होती हैं इनको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। दूसरी बात, यहां से अपने पास इस प्रकार से अगर हो, अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हो, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो तो इससे कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं? तो आप कहोगे इससे अपने पास यहां पर सर तीन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। एक ये रही, एक अपने पास ये रही, और एक अपने पास ये रही। अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर कर रहे हो, दो सर्किल एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उनसे कितनी टेंजेंट्स खींच सकते हो आप लोग? तो उनसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। और दो सर्किल अगर एक दूसरे को अंदर से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर हैं, तो उससे आप लोग सिर्फ एक, और दो सर्किल अगर एक दूसरे को इस प्रकार से हो तो उससे आप लोग एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, फिर जीरो होगी। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो कभी भी अगर आप लोगों को यहां पर दो सर्किल अपने पास हैं, ये लीजिए, एक सर्किल अपने पास ये रहा और दूसरा सर्किल अपने पास ये रहा। यदि आप लोगों को यहां से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर कभी भी फाइंड आउट करनी पड़े, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पी क्यू की लेंथ अगर कभी भी, इसमें भी वही दो पॉइंट आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपने पास ये है, अगर आपको कभी भी इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी पड़े तो पी क्यू का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और ऐसी दूसरा जो पॉइंट अपने पास है, यदि कभी भी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, यदि कभी भी अपने पास यहां से ये जो है अगर ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी पड़े, ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी पड़े तो इसका जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो अपने पास पी क्यू की लेंथ का अब की बार जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये लीजिए, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, और R1 और R2 क्या है, इनकी रेडियस अपने पास है। सर ऐसा कैसे हो गया? चलिए मैं समझाता हूं। घबराने की या चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं, हर चीज मैं आपको समझाते रहूंगा। देखिए, मैं मान लेता हूं कि अपने पास यहां से ये इसकी रेडियस R1 है और यहां से इसकी जो रेडियस है वो अपने पास R2 है। एक की रेडियस R1 है और दूसरे की रेडियस अपने पास R2 है। दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस अपने पास दी हुई है वो अपने पास दी हुई है डी। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण अपने पास 90 डिग्री होगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बिल्कुल बना कोण 90 डिग्री होगा। क्या ये वाला कोण 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? आप लोग मुझे बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, इसका सेंटर मैं O1 मान लेता हूं, इसका सेंटर O2, ये कोण क्या 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? बताइए मुझे। डी यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है। तो आप लोग कहोगे ना सर ये वाला तो 90 डिग्री क्यों होगा? ये तो हमें किसी भी, ये सर 90 डिग्री, तीनों ऐसे 90 डिग्री कैसे बोल रहा है? अमित भी बोल रहा है, मिथिलेश भी बोल रहा है, ये तो कौन से नियम से होगा? ये तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। रेडियस व टेंजेंट के बीच तो 90 डिग्री होगा, लेकिन ये वाला बताओ 90 डिग्री क्यों होगा? बताओ। तो नहीं होगा, ये ऐसे हर चीज के लिए हाँ नहीं करते, बहुत गलत बात।
मुझे तो इसकी लेंथ निकालनी है, PQ की लेंथ। मैं क्या करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, यहां से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं। तो अब मुझे बताइए, ये कोण मैंने खुद ने परपेंडिकुलर डाला, ये कोण 90 डिग्री अगर है, तो अब क्या ये कोण 90, क्योंकि तीन अपने पास 90 हो गए और तीनों का सम होता है 180 डिग्री, तो अब क्या अपने पास ये कोण तो 90 डिग्री होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास 90 डिग्री होगा। बताओ ठीक है क्या? अब होगा 90 डिग्री। और ये अगर R2 है तो ये भी कितना होगा? तो आप बोलोगे सर R2। ये अगर R2 है तो ये भी अपने पास R2 होगा, और क्योंकि रेक्टेंगल अपने पास बन गया, ये L है तो ये भी कितना होगा? L। ऊपर 90 डिग्री है तो टोटल अगर R1 था, ऊपर वाला R2 अगर है, तो नीचे वाला कितना बचा? R1 माइनस अपने पास R2 सर बच गया है नीचे वाला, R1 माइनस R2। तो क्या इस ट्रायंगल में, मुझे बताइए, क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या इस ट्रायंगल में? 90 डिग्री के सामने कर्ण जो है वो तो अपने पास D है, D के स्क्वायर में से अगर R1 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो L का स्क्वायर आ जाएगा, और वही तो हमें चाहिए था। क्यों आ गया बताओ? सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोगों को समझ में आ गया। ऐसे ही इसको भी अगर आप लोगों को प्रूव करना है अगर किसी भी बच्चे को, तो ये R1 है और ये अगर अपने पास R2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब की बार जितना R1 अपने पास था उतना ही पीछे की तरफ बढ़ाएंगे हम लोग R2, और इस साइड हम लोग ये बनाएंगे R1 और R2। यहां से बीच की दूरी अगर अपने पास D है, तो जितना R2 है उतना ही पीछे की तरफ पैरेलल लाइन बनाई हम लोगों ने, तो ये अपने पास एक पैरेललोग्राम बन गया। और ये अगर डी है तो ये भी कितना हुआ? डी। और पी क्यू रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो फिर इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ये बताओ, अब की बार R1 प्लस R2 हो गया, तो R1 प्लस R2 अगर आपको निकालना है तो अपने पास PQ की लेंथ निकालनी है। PQ की लेंथ निकालनी है तो 90 डिग्री के सामने कर्ण D, D के स्क्वायर में से R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपने पास हो गया। तो थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, बाकी आप लोग प्रूव, ये तो मैंने पूरा प्रूव कर दिया है और इसका हिंट मैंने दे दिया है। फिर भी किसी बच्चे को हो सकता है भाई कम समझ में आ रहा हो, तो उसको बार बार देख कर या तो समझ लेना, या नहीं समझना चाहो तो इन दोनों फॉर्मूले को, बस फॉर्मूले पर ही बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इनको याद कर लेना सभी लोग। अगर कभी भी दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करें, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर जाएं, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होगा ना वो R1 प्लस R2 होता है। अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर जाएं, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो यहां पर बनता है वो R1 प्लस R2 अपने पास बनता है। तो उस कंडीशन में PQ की लेंथ जो होगी, डायग्राम यहां बना रहा हूं, लिख यहां रहा हूं, PQ की जो लेंथ होगी वो टू रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स की जगह क्या लिखोगे? फिर अगर टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स की जगह लिखोगे R1 प्लस R2। और ये चल ही रहा है R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो जब सोल्व करोगे इसको तो टू रूट R1 R2 आ जाएगा। तो इसको आप लोग रट सकते हैं, इसको आप लोग याद कर सकते हैं कि अच्छा टू रूट R1 R2 होता है, याद रखना। अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करें तो अपने पास फॉर्मूला ये रहा, डायरेक्ट ही फॉर्मूला है क्योंकि रेडियस देगा तो डायरेक्ट रहा। नहीं टच करें तो अपने पास ऊपर वाले ये रहे अपने पास फॉर्मूले। पॉइंट नंबर अपने पास सी है, यहां पर देखिए सी में भी वही दो पॉइंट। पहला, अपने पास यहां से अगर दो सर्किल अपने पास हैं, दो सर्किल अगर अपने पास हैं, ये जो अपने पास है, एक अपने पास होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होती है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो याद रखना, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को
ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में अपने पास रेडियस है। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट जो होती है वो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में रेडियस है। रेडियस है O1 C1 और O2 C2। तो ध्यान रखना दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को उसी रेशियो में O1P अपॉन O2P, उस वही रेशियो होता है जो इसकी रेडियस का रेशियो है O1 C1 अपॉन O2 C2, या R1 अपॉन R2 भी मैं लिख सकता हूं, O1 C1 अपॉन O2 C2। ये लीजिए, मैं आपको फिर समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले पूरी बात ध्यान से सुनना, फिर कोई क्वेश्चन दिमाग में हो तो मुझसे आप लोग पूछना। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की जगह अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अपने पास आ जाए, ये रही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये लीजिए, ये अपने पास दोनों का सेंटर है O1 और O2। ये यहां से अपने पास जो है इसकी दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को क्या अपने पास ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ध्यान रखना आगे बढ़ाने पर करेगी। इसको भी अगर आगे बढ़ा दिया जाए और इसको भी अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये आगे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट करेगी। दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड करती है O1P अपॉन O2P, बराबर वही होता है जो O1 C1 अपॉन O2 C2। सर ये तो दोनों सेम ही हो गए, बिल्कुल दोनों सेम ही हो गए, याद रखना ये दोनों के दोनों सर इक्वल हो गए, बिल्कुल दोनों इक्वल ही होते हैं। इसमें समझना क्या है या इसमें याद क्या करना है वो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे से ठीक से सीखने की आप लोग कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा कि इसमें क्या तो समझना है और क्या हमें याद करना है, वो चीज आप लोग ध्यान रखना। क्यों होते हैं, पहली बात तो क्यों होते हैं, दूसरी बात क्या फिर हमें याद करना है। देखिए पहली बात तो ये हुआ क्या, क्यों सर क्यों हुआ ये, तो मुझे बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं क्या? और दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। याद रखना O1P अपॉन O2P बराबर O1 C1 बराबर O2 C2 बराबर P C1 अपॉन P C2। तीसरा कोई काम का है नहीं, इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना सबसे पहली बात। दूसरी बात, अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण अपने पास होता है 90 डिग्री। ये कोण थीटा होने के कारण अपने पास बराबर है, ये जो एंगल है थीटा होने के कारण अपने पास बराबर है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर, एक 90 डिग्री होने के कारण बराबर, दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते ही क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? और सिमिलर होते ही बड़े वाले की साइड O1P अपॉन O2P बराबर O1 C1 अपॉन O2 C2। बताओ रेडियस के रेशियो में क्यों होता है, क्या समझ पाए हो क्या? बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ध्यान से समझिए, अब इंपॉर्टेंट बात अब मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होती है ना तो वो अंदर की तरफ मिलती है, इसलिए इसके साथ हमेशा इंटरनल रेशियो आता है, अंत अनुपात आता है। और ये जो होती है ये बताओ अंदर मिली या बाहर? तो आप कहोगे आगे की तरफ बढ़ाने पर सर बाहर मिली, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य अनुपात अपने पास है, एक्सटर्नली रेशियो अपने पास है, एक्सटर्नल रेशियो अपने पास है, बाह्य अनुपात अपने पास है। प्रियंका का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रियंका, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जिंदगी में खूब सारी मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। तो देखिए ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं दो सर्किल जिनकी रेडियस जो है ना वो 5:2 में है, 5:2 के रेशियो में है, तो बताओ इनको ट्रांसवर्सल लाइन कौन से रेशियो में डिवाइड करेगी? तो वहां पर दिक्कत यह है कि दोनों का वो तो आपको पता लग जाता है 5:2। ध्यान से समझिए,
वो तो आपको पता लग जाता है 5:2, लेकिन आप लोग ध्यान रखना उसके साथ ब्रैकेट में आता है 5:2 का अंतानुपात। इसलिए मैं इस चीजें पढ़ा रहा हूं, और आया हुआ भी है पहले। और 5:2 का बाह्य अनुपात, अब कौन से को टिक करोगे आप लोग? एक्सटर्नल भी आता है और इंटरनल भी अपने पास आता है, तो ध्यान रखना अपने पास अगर डायरेक्ट हुई तो अपने पास उसके साथ तो नाम आएगा एक्सटर्नल रेशियो, और अगर ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो उसके साथ नाम आएगा अंत अनुपात। दोनों चीजें क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाया है क्या, बताना भाई। ये अंत अनुपात और बाह्य अनुपात, क्योंकि बाह्य क्यों है सर, बाहर की तरफ जाके मिलती है। अंत क्यों है सर, अंदर की तरफ मिलती है, तो अंत अनुपात बोल दिया। बाहर की तरफ जाके मिलती है तो बाह्य अनुपात बोल दिया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। अगला जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, 5 नंबर, देखिए आप लोग। डी जो पॉइंट अपने पास है उसमें भी वही अपने पास तीन दो पॉइंट होंगे, ध्यान से अच्छे से समझना। C1P एंड C2P इक्वल भी होगा क्या? C1P और C2P इक्वल तो कैसे होगा? वो तो भुजाएं समान, हाँ रेशियो इक्वल होगा उनका। रेशियो C1P और C2P का रेशियो भी इक्वल होगा। वो लिखते नहीं है बस क्योंकि काम का नहीं है। तो देखिए ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर हो, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, दो सर्किल इस प्रकार से एक दूसरे को अगर टच कर रहे हो, इसकी रेडियस मान लो ए है, इसकी रेडियस मान लो बी है, और ये अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर है, यहां पर थोड़ी जगह बच गई। यहां अगर सर्किल हम लोग बना दें जो इन तीनों को टच करे, और उसकी रेडियस मान लो सी है, तो इन तीनों में जो रिलेशन आपस में होता है 1/√C बराबर अपने पास होगा 1/√A प्लस 1/√B। ऐसा क्यों होता है, चलिए प्रूव कीजिए आप लोग खुद से कि ये कहां से अपने पास आ गया। अपने आप करने की कोशिश कीजिए सब लोग। 1/√C बराबर होता है 1/√A प्लस 1/√B। ये कहां से, कैसे और क्यों आता है, चलिए प्रूव कीजिए सब लोग। तो देखिए इसका प्रूव करने का तरीका अभी भी मैंने आप लोगों को समझाया था। मुझे एक बात बताओ, अगर कभी भी दो सर्किल एक दूसरे को अगर टच कर रहे हो, तो क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ अपने पास, अगर ये R1 और R2 अगर है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या 2√R1 R2 होता है? क्या ये बात बताओ सभी को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हमें याद है। तो क्या रेड वाला सर्किल और ब्लू वाला सर्किल एक दूसरे को क्या टच कर रहे हैं क्या? ये रेड और ब्लू वाला सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो बताओ इसकी लेंथ अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ये रेडियस अगर ए है, तो यहां से यहां तक ये जो लेंथ अपने पास होगी वो क्या 2√AR होगी क्या? 2√A×C, R1 × R2। तो ये तो सर 2√AC होगी, आप सही कह रहे हो।
ऐसे ही बताओ, ये ब्लैक वाला और ब्लू वाला सर्किल भी टच कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 2√R1 R2, और R1 का मान B है और इसका मान C है, तो 2√BC। बताओ ठीक है क्या? बताओ ठीक है क्या? और आप कहोगे सर ये ब्लैक वाले सर्किल भी तो दोनों रेड और अपने पास ब्लैक वाला भी टच कर रहा है, तो यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ होगी वो क्या 2√AB होगी क्या? ये दोनों सर्किल भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो अपने पास इन दोनों का सम क्या इसके बराबर आना चाहिए क्या? 2√AB बराबर किसके आना चाहिए? 2√AC प्लस 2√BC के बराबर आना चाहिए। लेकिन एक सुंदर फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग सुंदर फॉर्मूला बनाएंगे। 2√ABC का सब जगह भाग दे देंगे। 2√ABC का सब जगह भाग दे देंगे, तो ये कितना हुआ? 1/√C। ये कितना हुआ? 1/√B। और ये कितना हुआ? 1/√A। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर। ध्यान रखना कैसे प्रूव हुआ, बताओ सभी लोग, कितना आसान है। शुरुआत में देखोगे ओ हो ये कैसे आया होगा 1/√C बराबर 1/√B√A, कैसे आया होगा? आपको चीजें अजीब लगेंगी, लेकिन वही काम जब आप लोग करना शुरू करोगे तो सारी चीजें बहुत आसान होती भी चली जाती हैं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। अगर अपने पास एक स्ट्रे अपने पास सेमी सर्किल है और उस सेमी सर्किल को सेंटर मानकर दो सेमी सर्किल और बना दिए जाएं, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, तो यहां पर अपने पास जो जगह बची उस पर अगर कोई सर्किल हम लोग बना दें, वैसे कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन में भी आएगा, ध्यान रखना। यहां पर अगर कोई हम लोग सर्किल बना दें, तो इस सर्किल की जो रेडियस अपने पास होगी वो होगी NR/2n+1। रेडियस कितनी होगी? NR/2n+1। एन का मान क्या है? नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर। कैपिटल आर पर नंबर ऑफ सेमी सर्किल, जैसे कैपिटल आर पर कितना? एक, तो यहां पर अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो एन का मान कितना होगा? 1 × R/2 × 1 + 1। तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर R/3 अपने पास आ गया। ये लीजिए, ये मेंसुरेशन में अपने पास फिर से आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, मेंसुरेशन का पॉइंट है, याद रखना आप लोग सभी लोग। इसमें तो सी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और यहां पर तो अपने पास सी कुछ है नहीं। 8 नंबर देखिए आप लोग, यहां पर ये जो अपने पास है पॉइंट नंबर ई, ध्यान रखिए अगर कभी भी अपने पास यहां पर ऐसा अगर है, फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर दोनों तरफ अपने पास टेंजेंट अगर है और तीन सर्किल अगर हैं, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये इधर बना देता हूं मैं सर्किल, यहां पर छोटा, उधर बड़ा बन रहा है। ये दोनों तरफ अगर टेंजेंट अपने पास हो, तो हमेशा आप लोग याद रखिए, क्या याद रखना है? R1
R2 और R3 अगर अपने पास है तो R2 बराबर होगा R1 इंटू R3 का अपने पास रूट। R2 क्या होगा? R1 इंटू R3 का अपने पास रूट होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि ये 9 है, ये अपने पास 4 है, तो बताइए R2 का मान कितना होगा? तो R2 का मान 4 × 9। आप लोग तुरंत बता दोगे कि सर ये जो अपने पास होगा ये अपने पास 6 होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी लोग। यहां से दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट अपने पास है, अगर कभी भी ऐसा अपने पास हो, अगर ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है PQ, ये टच नहीं कर रहे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पर, A और B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये अपने पास अगर PQ है और नीचे वाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है अपने पास RS, PQ और RS, तो ध्यान रखना AB को दोनों तरफ अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें और ये X और Y पर जाकर मिले, तो PQ की जो लेंथ अपने पास होगी वो होगी XY का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर और इसका रूट। जैसे अपने पास क्वेश्चन पूछ लेगा XY का मान अपने पास 5 है और AB का मान अगर अपने पास 3 है, AB का मान अगर 3 है, तो बताओ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट PQ की लेंथ कितनी होगी? ये हम लोग तब करते हैं जब अपने पास यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और रेडियस नहीं देकर आपको एक्स वाई दिया हुआ है और ए बी अगर दिया हुआ है, तो पी क्यू की लेंथ निकालने का तरीका जो अपने पास होता है, एक्स वाई के स्क्वायर में से ए बी का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो कितने का स्क्वायर अपने पास बन जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर अपने पास बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीजें आप लोगों को याद रख लेनी है। और लास्ट पॉइंट सर्किल का, वो ये है कि अगर किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेटिक के दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर काटें, हमेशा काटना जरूरी नहीं है, ऐसे भी दे सकता है कि साइक्लिक क्वाड्रेटिक के दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर काट रहे हैं, या ऐसे भी दे सकता है कि दो कोड 90 डिग्री पर काट रहे हैं, वो दोनों बात एक ही है। तो ध्यान रखना अपने पास जो यहां से ये P पर A B C और D, तो ध्यान रखिए हमारे पास दो रिजल्ट अपने पास हैं। पहला अपने पास ये होता है 4R² इक्वल्स टू AP² प्लस BP² प्लस CP² प्लस DP² बराबर होता है 4R² के। एक चीज AP BP CP और DP, और ऐसे अगर चारों साइड समय दे दे, AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA² बराबर होता है किसके? 8R² के। इन चीजों को आप लोग याद कर लेना यहां पर सभी लोग। तो आपके पास यहाँ पर टोटली ये सर्किल के पहले मैंने आप लोगों को 13 पॉइंट समझाए थे, अब मैंने 12 पॉइंट और समझा दिए हैं। वैसे 6 पॉइंट के ए बी करके 12 पॉइंट और हैं, तो ये 25 पॉइंट आप लोग याद कर लेना, फिर मैं आपको कल पढ़ाता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, आर यहाँ पर रेडियस है सर्किल की।